स्टूडेंट्स हेलो स्टूडेंट्स, मैं दीपक नैन मां शारदे पावटा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एमसीक्यू सीरीज जो स्टार्ट की है और उसके अंदर हमने चैप्टर सेकंड के 2 पार्ट डिस्कस कर लिए हैं। और आज हम चैप्टर सेकंड का थर्ड पार्ट डिस्कस करेंगे, जिसके अंदर हम कुछ क्वेश्चंस जो बचे हुए हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 31 से 45 तक डिस्कस करेंगे। और इससे पहले यदि आपने फर्स्ट 2 पार्ट डिस्कस यदि नहीं देखे हैं तो आप वहाँ से वीडियो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो आपको बेसिक कॉन्सेप्ट करवाए हुए हैं उन्हीं के बेस पे ये क्वेश्चन करवाए जाएंगे। और यदि आप फर्स्ट 2 पार्ट देख लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए जस्ट एक प्रैक्टिस सेशन रहेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ हम कॉन्सेप्ट हैं वो फर्स्ट 2 पार्ट में डिस्कस कर चुके हैं। तो स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। और जो ओवरऑल क्वेश्चन नंबर है वो है 31। ओव्यूल इज स्ट्रेट। ओव्यूल से रिलेटेड क्वेश्चन है। और ओव्यूल से रिलेटेड यदि बात करें तो इसको क्या बोलते हैं, मेगास्पोर भी बोलते हैं। मेगास्पोर किसके अंदर बनता है? ये ओवरी के अंदर। ओवरी किसके अंदर आता है? फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। ऑफ फ्लावर। और इसी मेगास्पोर के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? हमारा एम्ब्रियो सेक, जिसको फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। और इसी में एग प्रेजेंट होता है। तो एक थोड़ा ओवरव्यू दिया है मैंने कि जिस भी चीज से रिलेटेड आपसे पूछा जाए उसका एक आपको माइंड मैप जैसे बताया है इस तरीके से क्लियरिटी होनी चाहिए कि कहाँ पे किस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड आपसे क्वेश्चनिंग की हुई है। विद फ्यूनिकल्स, तो इसे प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस कर लिए हैं कि जो ओव्यूल के पार्ट होते हैं, फ्यूनिकल स्टाक लाइक स्ट्रक्चर होता है, एम्ब्रियो सैक जैसे अभी बताया मैंने जिसके अंदर एग प्रेजेंट होता है, टेलेजा भी ओव्यूल का ही एक पार्ट होता है, और माइक्रोपाइल। तो इससे रिलेटेड क्या पूछा हुआ है? लाइंग ऑन द स्ट्रेट लाइन। ये सारे पार्ट हैं, जब तक आपको इसकी फिगर क्लियर नहीं है तब तक आप इसमें नहीं बता पाओगे। तो इससे रिलेटेड यहाँ पे आपको एक थोड़ा सा जो हम है डायग्राम से समझेंगे। ओव्यूल की स्ट्रक्चर्स हैं, मेनली 6 टाइप के जो ओव्यूल्स हैं वो मिलते हैं, लेकिन ज़्यादातर जो सबसे ज़्यादा कंडीशन पाई जाती है वो एनाट्रोपस ओव्यूल की होती है, जो लगभग 82% एंजियोस्पर्म्स में पाया जाता है। इसके अलावा भी टाइप्स होते हैं ओव्यूल के, और जैसा कि एनसीईआरटी में भी इसी ओव्यूल के बारे में जो डायग्राम है वो देखने को मिलता है। और इसमें क्या देखा जाता है, जो ये ओपनिंग पार्ट होती है ओव्यूल की जिसको माइक्रोपाइल बोलते हैं, और ये फ्यूनिकल होता है, इनकी डायरेक्शन सेम ही रहती है। लेकिन जो एक एनाट्रोपस, ये ऑर्थोट्रोपस, यहाँ पे ऑर्थोट्रोपस की बात की हुई है, ऑर्थोट्रोपस। ऑर्थोट्रोपस कंडीशन में क्या होता है, जो माइक्रोपाइल है ये चैलेजा पार्ट होता है, चैलेजा। और इम्ब्रियोसैक बीच में प्रेजेंट होता है, ओव्यूल एग लाइक स्ट्रक्चर, और न्यूसेलस भी यहाँ प्रेजेंट होता है। तो ये सारे किस लाइन में प्रेजेंट होते हैं? सिंगल लाइन में। और यहाँ पे क्या है, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल है, उनकी डायरेक्शन सेम रहती है, हम बोल सकते हैं लाइन में प्रेजेंट नहीं है, यहाँ पे एक ही एक्सिस पे प्रेजेंट होते हैं। तो एनसीईआरटी में और सबसे ज्यादा कंडीशन पाई जाती है जो एनाट्रोपस ओव्यूल के, लेकिन यहाँ पे जो क्वेश्चनिंग है ये ओवरऑल टाइप से पूछा हुआ है। इसके अलावा और भी टाइप होते हैं, जैसे एम्फीट्रोपस में थोड़ा सा जो एंगल है वो चेंज हो जाता है। और यहाँ पे देख सकते हैं हम 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, किसमें है? एनाट्रोपस के अंदर। उसके बाद यहाँ पे हॉर्सशू शेप्ड स्ट्रक्चर है, जैसे हॉर्स शूज बोलते हैं, हॉर्सशू मैग्नेट भी हम पढ़ते हैं, यू शेप्ड स्ट्रक्चर बनती है। और सिरसिनोट्रोपस के अंदर क्या मिलता है, जो माइक्रोपाइल है उसके सराउंडिंग में बिल्कुल कवर किया हुआ है किसने? फ्यूनिकल ने। तो यहाँ से आप इस डायग्राम से क्लैरिटी ले सकते हैं कि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बन सकते हैं, 6 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। वैसे तो एनाट्रोपस ओवल के बारे में ही एनसीईआरटी में जिक्र किया हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे जो आपसे क्वेश्चन पूछा हुआ था ये ऑर्थोट्रोपस के बारे में पूछा हुआ है। ऑर्थोट्रोपस ओवल के अंदर ही ये कंडीशन मिलती है। जब ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है, जब तक आपको डायग्राम की क्लियरिटी नहीं है तो आप इसका आंसर नहीं दे पाओगे। इसके अलावा जैसे ये हमने टाइप पढ़े हैं, एम्पाइलोट्रोपस और सूसेप्ड एम्फीट्रोपस के अंदर हमने देखा है ये 6 टाइप्स के अंदर ही इनका जिक्र किया हुआ है। उसके बाद ये एम्फीट्रोपस था, जिसमें हम बोल सकते हैं कि 90 डिग्री से कम एंगल बनता है। यहाँ पे हॉर्सशू में थोड़ा ज़्यादा बनता है। इसके अलावा 90 डिग्री किस में बनेगा? हेमी एनाट्रोपस के अंदर। किस किस के एंगल की बात कर रहा हूँ मैं? माइक्रोपाइल एंड
फ्यूनिकल या फिर हाइलम की भी बात कर ली जाती है। हाइलम क्या है? वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट जहाँ पे फ्यूनिकल ओव्यूल के साथ आके अटैच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चीफ पोलिनेटर्स ऑफ एग्रीकल्चर क्रॉप्स। खेतों में जितनी भी हम क्रॉप्स उगाते हैं वो सारी मैक्सिमम किसके द्वारा पोलिनेट की जाती है? और यहाँ पे इंसेक्ट पोलिनेशन ज़्यादा देखने को मिलती है। इंसेक्ट पोलिनेशन, और इंसेक्ट पोलिनेशन भी सबसे ज़्यादा जो चीफ पोलिनेटर्स हैं वो आती हैं हनी बीज या बीज, यहाँ पे पूछा हुआ है। हनी बीज बहुत ज़्यादा पोलिनेशन करवाती हैं, और ऐसा माना जाता है कि यदि पोलिनेशन हनी बीज के द्वारा ना करवाई जाए या फिर हम हनी बीज को ख़त्म कर दें पूरी अर्थ से, आने वाली 4 जनरेशन्स के बाद हो सकता है कि जो फूड रिसोर्सेज हैं, प्लांट वगैरह हैं, वो कंप्लीटली वैनिश हो जाए अर्थ से। क्यों? क्योंकि जो सबसे ज़्यादा पोलिनेशन है तभी सीड बनते हैं, और सीड ही ज़्यादातर हम सीड या फ्रूट हम खाते हैं, वो एक इसका पोलिनेशन के रिजल्ट से जो फर्टिलाइजेशन होती है उसी के रिजल्ट में बनती हैं। तो पोलिनेशन में सबसे ज़्यादा जो रोल है वो हालांकि इंसेक्ट करते हैं, और इंसेक्ट में भी सबसे ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे सारे ही इंसेक्ट के एग्जाम्पल आपको दिए हुए हैं, लेकिन बीज और खासकर हनी बीज हैं जो वो क्या करती हैं? सबसे ज़्यादा पोलिनेशन करवाती हैं। उसके बाद हैप्लॉइड प्लांट कल्चर। हैप्लॉइड और डिप्लॉइड। प्लॉइडी क्या कंडीशन होती है? प्लॉइडी बोला जाता है सेट ऑफ क्रोमोसोम्स को। क्रोमोसोम्स कितने सेट में क्रोमोसोम है? जैसे हमारे अंदर है जो 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमंस की बात करते हैं जब, 2 सेट, सेट मीन्स पेयर ऑफ क्रोमोसोम, 2 पेयर में हमारे पास क्रोमोसोम प्रेजेंट होते हैं, और जिसके पास 2 सेट होते हैं उनको डिप्लॉइड बोलते हैं। जैसे हम डिप्लॉइड हैं। इसके अलावा हैप्लॉइड क्या होते हैं? जिनके पास सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम है। सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, उसी को क्या बोला जाता है? हैप्लॉइड कंडीशन। और हमारे अंदर भी जब गैमेट बनते हैं, स्पर्म और ओवम बनते हैं, तो उस केस में भी हैप्लॉइड सेट ही पाए जाते हैं। तो इसमें प्लांट के बारे में पूछा हुआ है। प्लांट कल्चर जब हम करते हैं, हैप्लॉइड कंडीशन कहाँ से प्राप्त की जा सकती है? तो प्लांट के अंदर ये अलग अलग स्ट्रक्चर हैं, और यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि ये कौन सी स्ट्रक्चर हैप्लॉइड है और कौन सी डिप्लॉइड है। लीव्स मेन प्लांट बॉडी का पार्ट होती है जो कि डिप्लॉइड सेल प्रेजेंट मिलेगी यहाँ पे। रूट टिप, रूट भी एक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में ही आती हैं जो कि डिप्लॉइड मिलती हैं। बड्स भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर में प्रेजेंट होते हैं। पोलन ग्रेन्स जो बनते हैं वो गैमेटोजेनेसिस के बाद बनते हैं। तो जो एडवांस प्लांट होते हैं या एनिमल्स होते हैं, उनके अंदर जब गैमेटोजेनेसिस होती है तो हमने पढ़ा था मियोसिस होती है उनके अंदर, और मियोसिस से जो डिप्लॉइड कंडीशन है वो किस में बदल जाती है? हैप्लॉइड के अंदर। तो यहाँ पे पोलन ग्रेन है, ये गैमेटोजेनेसिस के बाद बनने वाली स्ट्रक्चर है जो कि हैप्लॉइड होती है, और हैप्लॉइड हम इससे प्राप्त कर सकते हैं फिर पोलन ग्रेन से ही। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल इज, और जब एनसीईआरटी में पोलन ग्रेन के बारे में दिया हुआ है वहाँ पे हम पढ़ते हैं कि पोलन ग्रेन की जब स्ट्रक्चर की बात आती है तो स्ट्रक्चर में सबसे ऊपर एक लेयर प्रेजेंट होती है जिसको हम बोलते हैं एग्जाइन, और उसके बाद आती है इनर लेयर जिसको क्या बोलते हैं? इंटाइन, और उसके अंदर फिर साइटोप्लाज्म वगैरह, मेल न्यूक्लियस वगैरह, वेजिटेटिव सेल प्रेजेंट रहती हैं। में एग्जाइन का जिक्र किया हुआ है, और एग्जाइन किससे बनी होती है? एक बहुत ही ज़्यादा रेजिस्टेंट, रेजिस्टेंट का मतलब है इसके ऊपर एसिड, बेस, हीट, किसी भी हाई एयर कंडीशन का ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। मोस्ट रेजिस्टेंट मटेरियल है, कोई भी इंजाइम इसको डाइजेस्ट नहीं कर सकता। और ये एग्जाइन लेयर है किसकी बनी होती है? बार बार नाम आता है एनसीईआरटी के अंदर, स्पोरोपोलिनिन। स्पोरोपोलिनिन एक बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट बायोलॉजिकल मटेरियल माना जाता है, जिसकी वजह से जो पोलन ग्रेन है ये फॉसिल्स की फॉर्म में भी यदि पाए जाएं बहुत साल पर, यदि हम इनको बहुत पुराने पोलन ग्रेन्स भी स्टडी करें, वो भी वाइएबल मिलते हैं। वाइएबल मीन्स वो जर्मिनेशन के कैपेबल होते हैं यदि हम उनकी जर्मिनेशन करवाएं। 2000 कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, कुछ ऐसे पोलन ग्रेन हैं जो 2000 ईयर्स पुराने हैं जो हमने खुदाई से निकाले हुए हैं, वो अभी भी जर्मिनेशन कर सकते हैं। वो किस वजह से? क्योंकि उनके ऊपर जो लेयर प्रेजेंट होती है एग्जाइन लेयर, उसमें ये स्पोरोपोलिनिन नाम का सब्सटेंस होता है जो कि किसी भी एसिड बेस पे कोई असर नहीं पड़ता है, और अंदर का मटेरियल है वो हमारा क्या रहता है? सेफ। कुछ जगह पे ये लेयर
एक्जाइन लेयर एब्सेंट होती है या फिर बोल सकते हैं स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है, वहीं पे जर्म पोर, उस रीजन को हम जर्म पोर बोलते हैं। और जर्म पोर क्यों जरूरी है? क्योंकि यदि इस मटेरियल को बाहर निकलने की जगह ही ना मिले तो ये मटेरियल अंदर ही डैमेज हो सकता है, इसलिए इसको क्या बाहर निकलने की भी जगह चाहिए, क्योंकि जर्मिनेशन के बाद इसको जो फर्टिलाइजेशन करवानी है तो अंदर के जो गैमेट है उनको बाहर भी निकलना पड़ेगा। तो जर्म पोर कुछ जगह है जहाँ पे स्पोरोपोलिनिन एब्सेंट होता है। तो ये क्वेश्चन पोलन ग्रेन की स्ट्रक्चर से रिलेटेड है, और यहाँ पे आपके और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन हमने स्पोरोपोलिनिन से रिलेटेड ही डिस्कस किया है। उसके बाद ये थोड़ा सा मैथमेटिकल क्वेश्चन है, और ज़्यादा मैथमेटिक्स, ज़्यादा बड़े फॉर्मूले नहीं लगेंगे इसमें। एंजियोस्पर्म्स फ्लावरिंग प्लांट्स का ही जिक्र करेंगे चैप्टर में, उसी के बारे में क्वेश्चन है। हाउ मैनी माइक्रोस्पोर मदर सेल्स आर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 100 पोलन ग्रेन्स? तो ये माइक्रोस्पोरोजेनेसिस से रिलेटेड क्वेश्चन है, और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस किस में आती है? गैमेटोजेनेसिस में। गैमेट फॉर्मेशन जब होता है, तो गैमेट फॉर्मेशन किससे होता है? माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है जो उसके अंदर मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन, और उसे क्या बनता है? माइक्रोस्पोर टेट्राड। नाम में पता लगता है 4 बनते हैं, और यही हर एक जो माइक्रोस्पोर है वो आगे जाके क्या बनाता है? पोलन ग्रेन बनाता है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं 1 से 4 बन रहे हैं, और हमारे पास कितने दिए हुए हैं? 100 के लिए हमको कितने चाहिएंगे? तो 1 से 4 बन रहे हैं, या फिर बोल सकते हैं 4 किससे बन रहे हैं? 1 से, और 1 किससे बनेगा? 1/4, और 100 किससे बनेंगे? 1/4 इंटू में 100 कितना? 25। तो 25 यहाँ पे हमारा आंसर रहेगा। माइक्रोस्पोर की बात की है, यदि यहीं पे मेगास्पोर की बात आ जाती, मेगास्पोर की, और हमको पता है मेगास्पोर जब भी बनता है तो वहाँ पे मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट होती है। एक मेगास्पोर मदर सेल है जो वो एक ही मेगास्पोर बनाएगी, तो वहाँ पे 100 यदि आपसे पूछता तो 100 ही, ये क्वेश्चन बन सकता है यहाँ से भी, 100 ही क्या रहेंगे उस केस में? मेगास्पोर के कंडीशन में 100 ही रहेंगे, लेकिन यहाँ पे माइक्रोस्पोर का जिक्र किया हुआ है, उस केस में 25 मेगा माइक्रोस्पोर मदर सेल है वो 100 पोलन ग्रेन बना सकती हैं। उसके बाद द पोलिम्ब्रियोनी। पोलिम्ब्रियोनी का मतलब क्या होता है? फिनोमिना इन विच मोर देन वन इम्ब्रियो इज फाउंड। एक से ज़्यादा जब इम्ब्रियो मिलता है तो उसी को हम पोलिम्ब्रियोनी बोलते हैं, और उसकी कई कंडीशन मिल सकती हैं, लेकिन एनसीईआरटी में बड़ा बेसिक सा डिस्कस किया हुआ है, और इसका एक एग्जांपल दिया हुआ है। कहाँ पे मिलती हैं ये? ज़्यादातर सिट्रस फ्रूट्स में मिलती हैं। सिट्रस जैसे कि ऑरेंज, लेमन, ऐसे फ्रूट्स के अंदर ये ज़्यादातर मिलती है पोलिम्ब्रियोनी। यदि हम इनके सीड को, बोला भी हुआ है एनसीईआरटी में कि यदि आप इनके सीड को ब्रेक करोगे, ब्रेक करने से आपको काफ़ी सारी छोटी छोटी स्ट्रक्चर से बनी हुई एक हो सकता है बड़ी स्ट्रक्चर मिले, और इसके अंदर जो आपको छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई देंगी, ये हर एक क्या है? एम्ब्रियो है। तो एक सीड में काफ़ी सारे एम्ब्रियो मिलते हैं, और उसी कंडीशन को पोलिम्ब्रियोनी बोलते हैं। और यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन ही था ये, किसमें पाई जाती है? एंजियोस्पर्म में ट्रिपल फ्यूजन। जब हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, 2 बार फर्टिलाइजेशन की क्या जरूरत है, तो उसमें यही पूछा है कि ट्रिपल फ्यूजन या डबल फर्टिलाइजेशन की क्या जरूरत रहती है। क्योंकि नॉर्मल फर्टिलाइजेशन जब होता है उस केस में हम पढ़ते हैं एक मेल गैमेट है, जो फर्स्ट मेल गैमेट, वो किसके साथ फ्यूज कर जाता है? एग के साथ, और क्या बना लेता है? जाइगोट। फर्टिलाइजेशन का जो मेन मकसद है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, वो यही है, जाइगोट बनाना। लेकिन सेकेंड टाइम फर्टिलाइजेशन की क्या जरूरत है? डबल फर्टिलाइजेशन की। तो उस केस में सेकेंड जो मेल गैमेट होता है, सेकेंड मेल गैमेट, वो किसके साथ फ्यूज करेगा? वो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस के साथ, और वो क्या बनाएगा? ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एंडोस्पर्म फॉर्मेशन बहुत जरूरी होती है इसमें, एंजियोस्पर्म्स में, क्योंकि इसकी फॉर्मेशन के बाद ही आपकी जो इम्ब्रियोजेनेसिस है वो स्टार्ट होती है। सीड तभी बनेगा कंप्लीट जब इम्ब्रियो बने, ये सबसे पहले एंडोस्पर्म बनेगा। तो एंडोस्पर्म एक न्यूट्रिशियस टिश्यू है जिसकी फॉर्मेशन बहुत जरूरी है, और इसी के लिए फर्टिलाइजेशन 2 बार करनी पड़ती है, मतलब डबल फर्टिलाइजेशन होती है, और इसी को ट्रिपल फ्यूजन भी बोला जाता है। यहाँ पे हमारा आंसर है वो जो भी ठीक रहेगा।
उसके बाद नेक्स्ट, इफ एन एंजियोस्पर्मिक मेल प्लांट इज डिप्लॉयड, क्या बोला इसने, मेल प्लांट मतलब एंथर है जो, वो जो पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करेगा उसकी प्लोइडी हमको पता लगानी है। तो इसमें एंथर की बात की हुई है, वो क्या है, डिप्लॉयड है। तो पोलन ग्रेन कैसे बनेंगे, हैप्लॉयड बनेंगे। लेकिन जो इसने फीमेल प्लांट की बात की है, या फिर बोल सकते हैं ओवरी के अंदर जो ओव्यूल हैं, ओव्यूल की कंडीशन कैसी है, टेट्राप्लॉयड, टेट्राप्लॉयड कंडीशन है। और जब भी मियोसिस होती है तो हमारे जो सेक्शनल डिवीजन से प्लॉइडी है वो आधी रह जाती है। तो यहाँ पे जितने भी इम्ब्रियो सैक के अंदर, इम्ब्रियो सैक में जितने भी न्यूक्लियस बनेंगे, इम्ब्रियो सैक की हमने कंडीशन पढ़ी थी इससे प्रीवियस पार्ट में, कैसी रहती है, 8 न्यूक्लियस रहते हैं और 7 सेल रहती हैं। नॉर्मल डिप्लॉयड प्लांट में कंडीशन क्या मिलेगी, जितने भी न्यूक्लियस हैं वो हैप्लॉयड रहते हैं, क्योंकि हमारा जो मेन प्लांट बॉडी है उस केस में डिप्लॉयड होती है। लेकिन यहाँ पे टेट्राप्लॉयड की कंडीशन बोली है तो हमारे जितने भी न्यूक्लियस हैं वो सारे डिप्लॉयड मिलेंगे। और जब बात किसकी की इसने, एंडोस्पर्म की, इससे प्रीवियस क्वेश्चन में हमने डिस्कस किया था एंडोस्पर्म कैसे बनता है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस जो किससे मिलके बनेगा, टू पोलर न्यूक्लियस, दो पोलर न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं और वो इन्हीं 8 में से होते हैं। तो इनकी प्लॉइडी क्या है, 2 है तो 2n + 2n। तो जो सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस है वो पहले से क्या है, 4n है, क्योंकि 2 पोलर न्यूक्लियाई से मिलकर बना है। और पोलर न्यूक्लियाई क्या थे, वो डिप्लॉयड थे। क्यों थे डिप्लॉयड, क्योंकि 4n कंडीशन इसने शुरुआत में दी हुई है। अब 4n हमारे पास कौन है, सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस है, और यहाँ पे फर्स्ट मेल गैमेट है वो आके, फर्स्ट नहीं सेकंड मेल गैमेट है वो फ्यूज करेगा, तो उसकी प्लॉइडी क्या है, हैप्लॉइड। क्योंकि यहाँ पे मेल प्लांट को इसने डिप्लॉयड ही बोला है, लेकिन यहाँ पे टेट्राप्लॉइड कंडीशन फीमेल में दी है। तो यहाँ पे फ्यूजन से टेट्राप्लॉइड कंडीशन एक बनी है, उसके बाद एक प्लॉइडी और इसमें ऐड हो जाती है, तो टोटल 5n कंडीशन है वो यहाँ पे मिलेगी, पेंटाप्लॉइड एंडोस्पर्म है वो बनेगा। लेकिन इसी के अंदर यदि जायगोट की बात आती, जायगोट की प्लॉइडी क्या मिलेगी, इसमें हम देख सकते थे जो मेल गैमेट हैं वो तो हैप्लॉइड ही बनेंगे, लेकिन फीमेल गैमेट है जो इनमें से ही एक न्यूक्लियस होता है, एक न्यूक्लियस, इससे प्रीवियस पार्ट में हमने अच्छे से डिस्कस किया है कि ये सेल कैसे बनती हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस के अंदर बनती हैं ये सेल। तो मेल गैमेट हैप्लॉइड ही है, लेकिन जो फीमेल गैमेट एग है वो क्या है, डिप्लॉइड है, क्योंकि सारे के सारे जो न्यूक्लियस हैं वो डिप्लॉइड ही हैं। तो यहाँ पे 3n कंडीशन मिलती किसकी, जायगोट की। तो जायगोट ट्रिप्लॉइड बनते हैं यहाँ पे, और एंडोस्पर्म है वो पेंटाप्लॉइड बनेंगे। तो एंडोस्पर्म का जिक्र है तो पेंटाप्लॉइड ही यहाँ पे आएगी। और इस टाइप के एक्सपेरिमेंट है जो हम क्रॉप की अलग अलग वेराइटीज है उनको प्रोड्यूस करने में करते हैं। जैसे एक हेक्साप्लॉइडी कंडीशन है, एनिमल्स में नहीं मिलती है इतनी सारी प्लॉइडी, हेक्साप्लॉइडी है। जैसे वीट की काफ़ी सारी जो स्पीसीज हम अभी भी यूज करते हैं वो हेक्साप्लॉइडी कंडीशन है। तो ये कम्बिनेशन से, न्यूक्लियस के कम्बिनेशन करवा करवा के या फिर जेनेटिक रिकम्बिनेशन से हम ऐसी प्लॉइडी कंडीशन है वो क्रिएट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 देख लेते हैं, फ्लावर्स शोइंग ऑर्निथोफिली। ऑर्निथोफिली क्या है, एक प्रकार का पोलिनेशन का ही टाइप है। और पोलिनेशन किसके द्वारा होती है इसमें, बर्ड्स के द्वारा। और बर्ड्स के द्वारा जो पोलिनेशन होएगी उसके करेक्टरिस्टिक्स आपसे पूछे हुए हैं। तो एनसीईआरटी में आपको मैंने प्रीवियस पार्ट में बताया है कि काफ़ी सारे कुछ मॉडिफिकेशंस दिए हुए हैं, मॉडिफिकेशंस इसके ओ फ्लावर्स, फ्लावर्स मॉडिफाई करता है अपने आप को, कुछ ऐसी स्पेशल एडवांस स्ट्रक्चर उसको बनानी पड़ती हैं ताकि एक स्पेशल पोलिनेटर से, एक स्पेशल पोलिनेटर से उसको पोलिनेट करवाया जा सके, या फिर उस पोलिनेटर को वो क्या कर सके, अट्रैक्ट कर सके। तो विंड पोलिनेशन फ्लावर्स की अलग करेक्टरिस्टिक्स रहेंगी, वाटर की अलग रहेंगी। और यहाँ पे आपसे बर्ड्स की पूछी हुई है, तो बर्ड्स के केस में फ्लावर्स की कुछ मॉडिफिकेशन है जो कि उनको फूड के रूप में तो वो नेक्ट्रिस स्वीट सब्सटेंस है उसको खाने के लिए आती हैं, और सेंटेड मतलब फ्लावर्स के अंदर कुछ स्वीट स्मेल आप बोल सकते हो, या फिर परफ्यूम टाइप जो स्मेल है वो आती है। और फ्लावर कैसे रहते हैं, रेड फ्लावर रहेंगे, ब्लू फ्लावर नहीं आएंगे इसमें, क्या रहेंगे, रेड फ्लावर। ये आपको याद रखना पड़ेगा डायरेक्ट, किस टाइप की करेक्टरिस्टिक्स किसमें मिलती है, बर्ड्स पोलिनेटेड फ्लावर्स के अंदर। नेक्स्ट देख लेते हैं, इन द यंग कोब, जो मक्के का हम भुट्टा देखते हैं वो यंग कंडीशन में आपसे पूछा हुआ है। और यंग कंडीशन जब हम देखेंगे खेत के अंदर लगा हुआ भुट्टा, तो
उसके ऊपर काफ़ी हेयर से स्ट्रक्चर मिलती हैं, हेयर लाइक स्ट्रक्चर। यही पूछा इसमें, फिलामेंटस मतलब बिल्कुल थिन हेयर लाइक स्ट्रक्चर जो होती हैं। प्रोट्रूडिंग का मतलब बाहर निकली हुई, कहाँ पे, टिप्स से। तो हालांकि ऊपर से क्या रहता है, ये इस टाइप से जो स्ट्रक्चर है, और यहाँ से ऐसे हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है। इसी से कौन बनता है, जो हम भुट्टा बाद में बनाते हैं, आते हैं उसको। ये सबसे पहले एक यंग कंडीशन की बात बोली हुई है, और ऊपर ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है वो क्या प्रेजेंट होती हैं, वो लॉन्ग स्टाइल्स होती हैं। और ये जो मेज है, ये विंड पोलिनेशन विंड पोलिनेशन दिखाई होती है इसके अंदर। और विंड पोलिनेशन फ्लावर्स की कंडीशंस रहती हैं कि इनकी जो स्टाइल्स हैं वो लंबी रहती हैं, जिसकी वजह से ये हवा में लहराती रहती हैं, और यदि कोई पोलन ग्रेन उड़ के आएगा तो उसको ट्रैप करने में इनको मदद मिलती है। तो ये भी प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने किया है डिस्कस, एक प्रकार की मॉडिफिकेशन ही होती है फ्लावर्स की, जिससे कि क्या करता है वो किसी भी स्पेशल टाइप की पोलिनेशन है उसको इजिली करवा सकता है। तो लॉन्ग स्टाइल रहती हैं ये किसकी, कार्पल या फिर पिस्टिल या फिर फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की बोल सकते हैं हम, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन ही है, और मॉडिफिकेशन एनसीईआरटी में नहीं है, वहीं से क्वेश्चन बनते हैं ज़्यादातर। इन एंजियोस्पर्म्स पोलन ट्यूब्स लिबरेट दियर मेल गैमेट। जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन गिरते हैं, और वहाँ से क्या निकलती है, जर्म पोर से पोलन ट्यूब निकलती है। जर्म पोर का भी हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ से एक पोलन ट्यूब निकलेगी, और वो पोलन ट्यूब क्या लेके आएगी, ओवरी के अंदर मेल गैमेट्स को लेके आती है। और यहाँ पे ओव्यूल प्रेजेंट होता है, और ओव्यूल के हमने कुछ पार्ट्स डिस्कस किए थे कि एक माइक्रोपाइल एंड होता है, वहीं से पोलन ट्यूब एंटर करेगी। और माइक्रोपाइल एंड, जैसे कि ये माइक्रोपाइल एंड है, यहाँ पे न्यूसेलस है, और यहाँ पे एक ओवल स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में जिस साइड में माइक्रोपाइल होता है वहीं पे एग होता है। एग के पास होती हैं दो सिनर्जिड्स। और सबसे पहले जब पोलन ट्यूब आती है तो वो एंट्री कहाँ से करेगी, जैसे यहाँ से आएगी पोलन ट्यूब, तो सबसे पहले वो सिनर्जिड या तो इस साइड में सिनर्जिड या इसमें क्या करेगी, अपने जो मेल न्यूक्लियस है या फिर मेल गैमेट हैं उनको क्या करती है, लिबरेट करती है। क्योंकि इससे प्रीवियस पार्ट में हमने डिस्कस किया था, फिलीफॉर्म अपरेटस प्रेजेंट रहती हैं कहाँ पे, सिनर्जिड्स या फिर एग के पास, और वो क्या करती हैं, गाइड करती हैं पोलन ट्यूब को। तो सबसे पहले पोलन ट्यूब कहाँ एंटर करेगी, सिनर्जिड्स में, और सिनर्जिड्स से अपने जो मेल गैमेट है वहाँ पे छोड़ेगी, और फर्स्ट मेल गैमेट है वो एग के साथ फ्यूज करके जाइगोट बनाएगा, और सेकंड मेल गैमेट है वो सेंटर की तरफ जो पोलर न्यूक्लियाई है उनसे मिलकर सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियस बनता है, उसके साथ फ्यूज करके एंडोस्पर्म बनाता है। तो ये भी आपको याद रखना पड़ेगा कि सिनर्जिड्स में एंट्री होती है सबसे पहले, और सिनर्जिड्स को डिजनरेट कर दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट्स फॉर्म्स पेरिकार्प। पेरिकार्प क्या होता है, इसको फ्रूट वाल भी बोलते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जो फ्रूट वाल होती है उसको पेरिकार्प बोलेंगे। और पेरिकार्प में 3 लेयर प्रेजेंट होती है, एपिकार्प, मीजोकार्प और एंडोकार्प। एंडोकार्प, और इस एंडोकार्प के अंदर ही क्या रहता है, सीड। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कि किससे बनता है, तो फ्रूट वाल है जो ओवरी से ही बनते हैं। ओवरी वाल ही फ्रूट वाल में क्या करती है, मैच्योर होके, मॉडिफाई होके बोल सकते हैं कि एंड प्रोडक्ट बनाती है फर्टिलाइजेशन का। इनर इंटेग्यूमेंट और आउटर इंटेग्यूमेंट ये कहाँ प्रेजेंट होती हैं, ओव्यूल के अंदर, और ओव्यूल मैच्योर होके सीड बनाता है। तो आउटर इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है, टेस्टा, और इनर इंटेग्यूमेंट क्या बनाती है, टैगमेन। और ये टैगमेन और टेस्टा क्या रहती हैं, ये सीड की लेयर प्रेजेंट होती है, बोल सकते हैं हम सीड की वाल या फिर सीड की लेयर रहती हैं। तो यहाँ पे ओवरी वाल से रिलेटेड, ओवरी ही मैच्योर होके फ्रूट बनाती है, और फ्रूट की जो वाल हैं किसी के अंदर हम मीजोकार्प एडिबल होती है, मीजोकार्प खाते हैं। जैसे कि जो हमारा मैंगो है, मैंगो के अंदर एडिबल पार्ट है वो मीजोकार्प है, किसी में पेरिकार्प खाया जाता है। तो फ्रूट के बारे में भी जिक्र किया हुआ एनसीईआरटी में। फ्रूट में भी यदि हम पढ़ें, ट्रू फ्रूट भी होते हैं, फाल्स भी होते हैं, और पार्थेनोकार्पिक फ्रूट भी होते हैं। पार्थेनोकार्पिक ट्रू फ्रूट वो होते हैं जो ओवरी से ही बनते हैं, ज़्यादातर फ्रूट ओवरी से बनते हैं। फाल्स फ्रूट में क्या है, ओवरी के अलावा किसी भी दूसरे पार्ट से बनते हैं, जैसे थैलेमस से, जैसे बनाना है, एप्पल है, ये थैलेमस से बनने वाले फ्रूट है, फाल्स फ्रूट बोला जाता है इनको। पार्थेनोकार्पी क्या होती है, जिसके अंदर फ्रूट है फर्टिलाइजेशन के बगैर ही बन जाता है, जिनको सीडलेस फ्रूट भी बोलते हैं। तो फ्रूट के बारे में भी
अच्छा जिक्र किया हुआ है एनसीईआरटी में, आप वहाँ से व्यू ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लोरल पार्ट्स फॉर्म्स, ये पेरिकार्प था लेकिन हम इस क्वेश्चन को थोड़ा दूसरे तरीके से पढ़ेंगे। पेरिस्पम किससे बनता है? पेरिस्पम कई बार क्या रहता है, न्यूसेलस, न्यूसेलस क्या होता है? जो एम्ब्रियो सैक को कवर करता है। तो न्यूसेलस रीजन है वो भी रिमेनिंग पार्ट्स के रूप में बच जाता है कुछ भाग इसका फर्टिलाइजेशन के बाद। तो जब रिमेनिंग पार्ट होता है न्यूसेलस का उसको हम पेरिस्पम बोलते हैं। तो न्यूसेलस से बनता है पेरिस्पम। ये हमने डिस्कस कर लिया। ओरिवाल से फ्रूट वाल बनती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पेरिकार्प। इनर इंटेगुमेंट और आउटर इंटेगुमेंट अभी हमने डिस्कस किया ही है। के बाद ये जस्ट एक स्टेटमेंट एज इट इज एनसीईआरटी में दी हुई है, वही उठा के आपसे पूछी हुई है और फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में आई हुई है। सेवरल phase and space changes are initiated which lead to differentiation and further development of floral primordium. Primordium means prior structure। एक स्ट्रक्चर होती है जो फ्लोरल बड बनने से पहले ही होती है, या फ्लोरल बड को भी आप प्रीमोर्डियम बोल सकते हो। उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस से ही हमारे जितने भी वर्ल हैं, चाहे वो सेपल्स हैं, पेटल्स हैं, इसके अलावा एंड्रोसियम, गाइनोसियम, ये सारे पार्ट्स हैं, ये डिफरेंशिएशन होता है। डिफरेंशिएशन मीन्स पहले ये एक ही स्ट्रक्चर थी, उसके बाद क्या है, अलग अलग डिफरेंशिएट होकर डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर बनाती है। तो वो किसकी वजह से होती है? तो यहाँ पे एक वर्ड हर जगह आया हुआ है, जेनेटिक। और जेनेटिक मॉडिफिकेशन नहीं होती है, एक बार जो जेनेटिक कम्बिनेशन या जीनोटाइप किसी भी ऑर्गेनिज्म का बन जाता है, वो अपने पेरेंट्स से जो भी जेनेटिक कम्बिनेशन लेता है वो चेंज नहीं हो सकता है, अपने आप चेंज नहीं होएगा। उसको हम यदि अपने तरीके से कोई स्पीशीज बनाना चाहें तो तब चेंज करें तो अलग बात है, और वो भी अगली जनरेशन में ही देखने को मिलता है ज़्यादातर। तो जेनेटिक कम्बिनेशन या जेनेटिक सेटअप है वो तो चेंज हो ही नहीं सकता है। तो हार्मोनल चेंजेस आते हैं, जैसे प्यूबर्टी के केसेज में ह्यूमन में भी कुछ हार्मोन्स रिलीज होते हैं, जिससे कि काफ़ी सारे चेंजेस हैं, एक्सटर्नल और इंटरनल स्ट्रक्चर्स में चेंजेस दिखाई देते हैं। और स्ट्रक्चर हार्मोन की वजह से ही मॉर्फोलॉजी है वो चेंजेस में आती है। तो हार्मोन और स्ट्रक्चरल चेंजेस यहाँ पे आंसर ठीक रहेगा। जेनेटिक मेकअप में कोई चेंज नहीं आता है, वो हम आगे देख लेते हैं। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा। इन प्लांट्स गैमेटोफाइट इज मेन प्लांट। गैमेटोफाइट और एक होता है स्पोरोफाइट, 11th क्लास में ज़्यादा जिक्र मिलता है इनका, स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट। गैमेटोफाइट क्या होता है? जो गैमेट प्रोड्यूस करते हैं और ये ज़्यादातर हैप्लॉइड होते हैं। और स्पोरोफाइट कैसी स्ट्रक्चर होती है? डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होती है। और जब हम प्लांट किंगडम के डिवीजन पढ़ते हैं, प्लांट किंगडम के जो डिवीजन्स हैं, 5 डिवीजन, जिसमें आपको बताया है कि एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस में आता है। एंजियोस्पर्म सबसे एडवांस है। इसके अलावा जिम्नोस्पर्म से प्रायर में आता है। इवोल्यूशन के कंसेप्ट में हम डिस्कस करें तो उसके अलावा टेरिडोफाइट्स, के अलावा ब्रायोफाइट्स और एल्गी। तो जो एडवांस प्लांट्स है जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म, इनमें हम क्या देखते हैं कि मेन प्लांट बॉडी वो है स्पोरोफाइट। ज्यादातर स्ट्रक्चर इसमें क्या मिलती हैं? डिप्लॉइड ही मिलती हैं। जैसे हमने डिस्कस किया था शुरुआत में, कुछ क्वेश्चन आया था, रूट टिप आया था, इसके अलावा लीव्स आए थे, वो डिप्लॉइड हमने बात की थी वहां पे, क्योंकि इनकी मेन प्लांट बॉडी है। आज जितने भी हम ज्यादातर प्लांट्स देखते हैं एंजियोस्पर्मिक प्लांट, वो सारे क्या हैं? उनकी मेन प्लांट बॉडी, कोई भी आप स्ट्रक्चर उठाओगे वो डिप्लॉइड ही मिलेगी। लेकिन जो लोअर प्लांट होते हैं, लोअर प्लांट में जैसे एल्गी, ब्रायोफाइट्स वगैरह, वो क्या हैं? वो आपके मेन प्लांट बॉडी इनके अंदर गैमेटोफाइट होती है, गैमेटोफाइट। और गैमेटोफाइट होने की वजह से इनके जो स्पोरोफाइट बनता है, स्पोरोफाइट, वो कुछ देर के लिए ही बनता है। अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन एक टॉपिक पहले आता था 11th क्लास में, अभी डिलीट हो चुका है। उसमें हम पढ़ते थे कि किसमें ये प्लॉइडी कितने टाइम तक रहती है। जिसमें डिप्लॉइड ज़्यादा टाइम तक रहते हैं उनको हम डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोलते हैं। डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल ज़्यादातर बड़े प्लांट्स, जो एडवांस प्लांट्स हैं, उनमें देखने को मिलता है। और जो छोटे प्लांट्स हैं, लोअर एनिमल्स भी हो सकते हैं, और ज़्यादातर प्लांट्स की हम जिक्र करें तो इनमें जो एल्गी है, ब्रायोफाइट्स हैं, इनके अंदर ही मेन जो प्लांट बॉडी होती है वो गैमेटोफाइट होती है। स्पोरोफाइट बनता है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए बनेगा, उसके बाद वापस स्ट्रक्चर वो हैप्लॉइड बनेगी। तो हमारा बोथ ए एंड बी यहाँ पे आंसर है वो ठीक रहेगा। तो जो एमसीक्यू सीरीज में हमने चैप्टर सेकंड शुरू किया था वो यहीं तक रहेगा। उसके बाद हम चैप्टर थर्ड है जो पुरानी एनसीईआरटी के बेस पे और नई एनसीईआरटी के बेस पे देखें तो चैप्टर सेकंड रहेगा, वो
इसके बाद वाले जो सेशन है उनमें हम कंप्लीट करेंगे। और तब तक कंटिन्यू रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।